डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपका स्वास्थ्य वगैरह अच्छा होगा। अ, जैसा कि हमने कल पढ़ा था राणा सांगा के बारे में, राणा संग्राम सिंह के बारे में, आज हम उसका पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। कल तक हमने ये पढ़ा था कि राणा की अ, जो पास की जो विजय थी, जैसे गुजरात की और अन्य जो अभियान थे, वो किस तरह से रहे थे मालवा के खिलाफ इत्यादि। आज हम राणा सांगा का मेन जो पार्ट है वो पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जो हमारा डेली अनाउंसमेंट है कि अगर आपका कोई आवश्यक कार्य ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। अगर आवश्यक कार्य हो तो मास्क पहन कर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। सैनिटाइज़र और सोप का प्रयोग करते रहें, हाथ धोते रहें, हाथों को क्लीन करते रहें और कोविड-19 से बचे रहें। इस संदर्भ में राज्य और केंद्र की जो गाइडलाइंस आती हैं उनको फॉलो करते हैं। तो हम अब वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, राणा सांगा की ओर। तो जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था कि मेवाड़ और मालवा तक के संबंध कैसे थे, आज हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि सांगा और दिल्ली सल्तनत के संबंध कैसे थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उस समय दिल्ली पर लोदी वंश का शासन था और सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत एक पतन की ओर बढ़ रही थी। वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। तो महाराणा सांगा ने इसमें अच्छा अवसर देखा। महाराणा सांगा ने इसको जैसे ही पाया कि ये दिल्ली सल्तनत निर्बल हो गई है, तो उसके जो अधीनस्थ वाले जो मेवाड़ के निकटवर्ती भाग थे उनको अपने राज्य में मिलाना आरंभ किया। इस पर तत्कालीन जो सुल्तान था इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य 2 युद्ध हुए। पहला युद्ध खातौली नामक स्थान पर हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी परास्त हुआ, तथा द्वितीय युद्ध बारी नामक स्थान पर हुआ। इसमें भी इब्राहिम लोदी परास्त हुआ। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनमें ये लिखा हुआ है कि महाराणा सांगा परास्त हुए, लेकिन अधिकतर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि इस युद्ध में इब्राहिम लोदी परास्त हुआ। अब सांगा और बाबर का जो संघर्ष है उसके बारे में हम देख लेते हैं। सांगा और बाबर जो थे वो दोनों ही बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। दरअसल बाबर जो था वो बाबर मध्य एशिया से आया था। तो उसका लक्ष्य भारत की विजय प्राप्त करना था, भारत पर, और भारत में एक स्थायी साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। ऐसा नहीं था कि वो कोई केवल लूट कर इसको वापस चला जाए मोहम्मद गजनवी की तरह। उसका ऐसा उद्देश्य नहीं था। तो बाबर एक स्थायी साम्राज्य की तलाश में यहाँ पर आया था और 1526 ईस्वी में उसने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में परास्त भी कर लिया था। हालांकि बाबर ने पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त कर ली थी तथा दिल्ली सल्तनत को समाप्त भी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसका साम्राज्य जो स्थायित्व को जिसको कहते हैं उसको प्राप्त नहीं हुआ था। उसके सामने इब्राहिम लोदी से भी बड़ी चुनौती राणा सांगा था। तो इन दोनों के मध्य संघर्ष होना स्वाभाविक था। तो इसके प्रमुख कारण क्या क्या है? बाबर द्वारा विश्वासघात का आरोप। बाबर ने अपनी आत्मकथा में राणा सांगा पर यह आरोप लगाया है कि उसने पहले तो बुलावा भेजा भारत आने के लिए, लेकिन बाद में उसकी सहायता नहीं की। कई इतिहासकार इस दावे में कोई दम नहीं मानते, क्योंकि राणा सांगा को आवश्यकता नहीं थी बाबर की। अगर उसको
दिल्ली की ओर बढ़ना था। तो इसके बाद दोनों ही महत्वाकांक्षी थे, दोनों ही दिल्ली में राज्य करना चाहते थे। एक और जहाँ पर बाबर अपने स्थायी राज्य की ओर देख रहा था, वहीं राणा सांगा हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहता था। तीसरा ये है कि राणा सांगा ने बाबर को हल्के में ले लिया। राणा सांगा ये मानकर बैठा था कि बाबर जो है वो केवल एक लुटेरे के तौर पर यहाँ पर आया है भारत में, और जैसे ही उसका धन दौलत प्राप्त करने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा वो वापस चला जाएगा। तो इस प्रकार राणा सांगा ने बाबर को हल्के में लिया। इसके बाद इन दोनों का आपसी संघर्ष शुरू होता है। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध बाबर ने जीत लिया और इस साम्राज्य को स्थायी करना चाहता था, इसलिए उसके लिए राणा सांगा को परास्त करना आवश्यक था। उसने मेहंदी ख्वाजा की मदद से बयाना को जीत लिया, किंतु 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा ने बयाना पर वापस अभियान किया और बाबर की सेना को बुरी तरह से पराजित किया। अब इस पराजय के बाद जो उन मुगलों का जो मनोबल था वो बुरी तरह टूट गया। तो राणा सांगा और बाबर के बीच संघर्ष में प्रथम विजय राणा सांगा की हुई। इसके बाद जो इनके बीच खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध दरअसल एक इसका ही भाग था। बयाना के युद्ध में बाबर पराजित हो चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। क्योंकि मनोबल मुगलों का टूट चुका था, तो उसने इन सभी मुगलों को धार्मिक रूप से प्रेरित किया, जिहाद के लिए प्रेरित किया। उसने एक चट्टान पर चढ़कर अपने शराब के बर्तनों को तोड़ दिया कि अगर ये युद्ध जीत जाता है तो वो कभी शराब, उसने युद्ध को जीतने की शर्त नहीं रखी। उसने कहा कि अब कभी मैं शराब नहीं पीऊँगा, और उसने और धार्मिक उत्साह से भरा भाषण दिया। तो इससे मुग़ल सैनिकों का उत्साह वापस लौट आया और इस युद्ध के लिए वे तैयार हो गए। 17 मार्च को 16 मार्च से पहले ये खानवा के मैदान में आ गए तथा ये युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा पद्धति का उपयोग किया। ये टाइप तुलुगमा हुआ है, तो तुलुगमा पद्धति का उपयोग किया। इस पद्धति की मदद से उसने युद्ध किया। इसके बाद इस युद्ध में राणा सांगा घायल हो गया। अब जब वो घायल हो गया तो क्योंकि अगर सैनिक उसे घायल देखते तो राजपूत सैनिकों का मनोबल टूट सकता था, इसलिए राणा सांगा की जगह किसी और व्यक्ति को वो छत्र पहनाकर राणा सांगा स्वयं को बाहर ले जाया गया। लेकिन जल्दी राजपूत सेना में यह बात फैल गई और राजपूतों का मनोबल टूट गया। इसके बाद मुग़ल सैनिकों का उत्साह और बढ़ गया और इस प्रकार उनकी पराजय हुई। तो इस प्रकार खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय और बाबर की विजय हुई। अब खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय के क्या क्या कारण थे, ये इम्पोर्टेंट है, याद भी रखना है आपको। और अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि क्या क्या कारण थे। तो जो पहला कारण है बाबर का तोप खाना। बाबर का तोप खाना उस समय की सर्वश्रेष्ठ तोप खानों में से एक था और बाबर ने अपने इस तोप खाने का बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग किया। उसने
अपने रण कौशल से अपने हर डिपार्टमेंट का अच्छे से यूज़ किया था, जिसमें तोपखाना भी शामिल था। दूसरा, बाबर की सेना की तुलुगमा पद्धति। बाबर का जो पक्ष था मुगलों की, तुलुगमा पद्धति के अंतर्गत एक रिजर्व सेना थी जो पीछे से आक्रमण करती थी। और इसमें क्या था कि लीडर जो था, बाबर जो था, वो अलग से इंस्ट्रक्शन देता था। वो युद्ध के मैदान में सीधा नहीं आता था। इसके विपरीत राणा सांगा युद्ध के मैदान में सीधा आ गया, जिससे वो घायल हो गया। इसके बाद राजपूत सेना जो थी वो किसी एक नेता के अधीन नहीं थी। जैसे राणा सांगा ने हर पाती फेरवन के माध्यम से अपने अनेक सामंतों को, आपने पहले भी पढ़ा है कि राजपूतों में सामंती प्रथा प्रचलित थी और किस तरह से वो सेना इकट्ठी करके लाई जाती थी अलग अलग सामंतों से। तो ये जो सेना थी, वो जो सेना की टुकड़ियाँ होती थी, वो अपने सामंतों के प्रति अधिक वफादार होती थी। उनका केंद्रीय नेतृत्व के प्रति इतना जो अटैचमेंट होना चाहिए था वो नहीं था। इसके विपरीत बाबर एक लीडर की भांति अपनी सेना के सीधे संपर्क में था। तो जैसे इसका नुकसान महाराणा सांगा को ये हुआ कि जैसे ही कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति घायल होता था तो उसकी सेना का उत्साह टूट जाता था, कोई सेनापति घायल होते ही तो इसलिए राजपूत सेना एक नेता के अधीन नहीं थी, एक लीडर के अधीन नहीं थी, अतः उसको परास्त करना आसान था। इसके बाद राणा सांगा के जो सेना नायक थे, ऐसा कहा जाता है, ऐसा सभी इतिहासकार नहीं मानते, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा के सेना नायकों में सलहदी तंवर द्वारा विश्वासघात किया गया। इसके बाद राणा सांगा द्वारा बाबर को तैयारी का अवसर देने की भूल की गई थी। उसने कई महत्वपूर्ण पड़ावों के बावजूद भी और जो लंबा रास्ता लिया जिससे बाबर को तैयारी करने का अवसर मिल गया, और यही भूल उस पर भारी पड़ी। इसके अलावा बाबर ने, जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं, कि जिहाद की घोषणा की थी, तो उस जिहाद के धार्मिक जोश का प्रभाव भी मुगल सैनिकों पर पड़ा। तो ये सांगा की पराजय के कारण। खानवा के युद्ध के परिणाम। वैसे तो खानवा के युद्ध के अनेक परिणाम हैं, लेकिन जो इसके बेसिक परिणाम माने जाते हैं ये दो हैं, और इन दो में से अनेक परिणामों का जो निकलता है, अनेक जो परिणाम आकर निकलते हैं वो हमारे सामने। तो पहला जो परिणाम है वो स्थायी मुगल सत्ता की स्थापना। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर का जो क्षेत्र प्राप्त हुआ था वो केंद्रीय क्षेत्र अवश्य था, लेकिन वो केवल दिल्ली और आगरा तक ही सीमित था, वो ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं था। इसके साथ ही बाबर को अभी भी जो उत्तरी भारत की बड़ी शक्तियों से चुनौती प्राप्त हो रही थी, लेकिन इस विजय के बाद बाबर को कोई बड़ी चुनौती प्राप्त नहीं हुई और मुगल सत्ता को स्थायित्व प्राप्त हो गया। इसके बाद राजपूतों की शक्ति का ह्रास हो गया। राणा सांगा जो हिंदू पत के नाम से भी जाने जाते थे, जो हिंदू सम्राट बनने की आकांक्षा रखते थे, तो इन्होंने इनकी पराजय के कारण, राणा सांगा की पराजय के कारण राजपूतों की शक्ति कम हो गई और भविष्य में राजपूत एक
क्षेत्रीय ताकत से उभर कर केंद्रीय ताकत नहीं बन पाए। क्षेत्रीय ताकत से तात्पर्य है कि छोटे छोटे जो राज्य थे उन पर तो उनका अधिकार था, लेकिन केंद्रीय सत्ता में वो नहीं आ पाए। फिर केंद्रीय सत्ता में मुगलों का वर्चस्व हो गया। तो इस प्रकार खानवा के युद्ध के बड़े ही दूरगामी और स्थायी परिणाम निकले। तो हम अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।